नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कांग्रेस के G23 के सदस्यों की बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक का आयोजन किया गया है। 5 राज्यों के नतीजों को लेकर चर्चा चल रही है। बैठक में मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 5 प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस में बड़ी हार पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में हलचल है। गुलाम नबी आजाद के घर पर G23 के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया है और 5 राज्यों के नतीजों को लेकर चर्चा चल रही है। गिनती तो गुरुवार को ही खत्म हो गई। अब हार का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसे पहचानने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। 24 की लड़ाई के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन जीत का फलसफा अगर जानना है तो चलिए हमारे साथ अहमदाबाद। ममता का बहाना ईवीएम बना निशाना। अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है। पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। पहले पीएम से सीखिए पसीना बहाना। मर्सिया नहीं, मैदान में होगा टिकना। राज्य ऐसे हैं 22 में हार, अब 24 में वार। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। अरे ऐसे वो अभी जन्म अभी 22 में ही 24 की बात क्यों हो रही है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जो 4 राज्यों में मिली जीत के बाद की है। वहीं दूसरी तस्वीर शुक्रवार की है, जिसे इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। यहाँ उन्होंने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। उसके बाद गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। कमलम में पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बातचीत की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद ही पीएम मोदी अपने गृह राज्य की इस यात्रा पर है। मतलब ये कि चुनावी सरगर्मी से पहले ही बीजेपी अपने मिशन में जुट गई है और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सहित 4 राज्यों में मिली बड़ी जीत के बाद 24 में होने वाले चुनाव का जिक्र किया। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की ये बात ममता दीदी को चुभ गई, क्योंकि 24 को लेकर उनकी अपनी भी तो सियासी महत्वाकांक्षा है। सुनिए दीदी ने क्या सीख दी है। इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से शिरकत की। वाराणसी में रैलियां भी की ताकि पीएम मोदी की गढ़ में सेंध लगाई जा सके, लेकिन ये हो न पाया। इसलिए ममता बनर्जी बहाने बना रही हैं और शिवसेना उनके सुर में सुर मिला रही है। लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। गई 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण, भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। ममता बनर्जी की नाराजगी की एक और वजह है, वो है पश्चिम बंगाल में छिड़ा सियासी घमासान। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के 24 वाले बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने भी पलटवार किया है। 21 का बंगाल का मशीन अच्छा था, अभी यूपी में हार गया, इसलिए मशीन गड़बड़ हो गई है। ये छूटा हार के डर से ये सब बोल रही है।
उनकी 2029 के लिए सोचना होगा। 24 का रिजल्ट काल हो गया, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। 24 की लड़ाई अभी देर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस फेल हो रही है उसे देखते हुए विपक्ष को एक मजबूत शत्रप की जरूरत है। चूँकि ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल जैसा एक बड़ा प्रदेश है और अपने प्रदेश में वो बीजेपी को मात दे चुकी हैं। यही वजह है कि वो 24 में होने वाले सियासी वॉर के लिए ललकार रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। 2 साल बाद ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि गांधीनगर के सरगासन में पीएम की मां का आवास है। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक चल रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए निकल चुके हैं। भवन से निकलने के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 साल के बाद अपनी मां से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से 4 प्रदेश में धुआंधार जीत हुई है, ताबड़तोड़ जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है और बीजेपी की इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और 2 साल के बाद ये वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है पीएम मोदी का रोड शो निकला था और दिन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला था। जिस तरीके से भव्य जीत हुई थी बीजेपी की 4 प्रदेशों में, उसके बाद ये रोड शो निकाला गया था। वहीं दूसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी है जिसमें वो बैठे हुए हैं और अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। और अब बात 2023 वाली जंग की। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी 2023 में राजस्थान में से दोहराने का दम भरने लगी है। तो छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान तक सिमट गई कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने की चुनौती भी बड़ी हो गई है। 2022 में देखिए 2023 की जंग वाली तस्वीर। उड़ते गुलाल पर सियासी वार। कितनी खुशियां, कितना ही गुलाल उड़ा ले, लेकिन राजस्थान में तो वापस से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 में मरुधरा में कौन दिखाएगा दम? आने वाले चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो, चाहे उसके बाद राजस्थान के चुनाव हो, संपूर्ण चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से परचम लहराया जाएगा। यूपी में उड़ता गुलाल राजस्थान की सियासत पर असर दिखाने लगा है। बीजेपी का जोश हाई है, कांग्रेस को चिंता तो है लेकिन अपने काम पर भरोसा भी है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान के हालात अलग हैं और 2023 में इसका अंदाज भी अलग ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 राज्यों में उनकी सरकार थी, 4 राज्यों में वापस आ गई। क्या हो गया ऐसा? उनकी सीटें कम हुई है, यूपी में 60 सीटें कम हुई है, उत्तराखंड में 10 सीटें कम हुई है, तो ये भी उनको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान सावचेत है, राजस्थान की स्थिति दूसरी प्रकार की है। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी के कमाल के बाद अब लगने लगा है कि 2023 के चुनाव में मरुधरा में भी राम नाम की सियासत दम दिखा सकती है। लगाएंगे हम भी एक साथ नारा, बोलो बोलो जय सिया राम और बीजेपी का काम तमाम। और बीजेपी का काम तमाम करने की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। लेकिन मजबूरन अब जब इन्होंने देश भर में देखा कि हिंदू का वातावरण बन रहा है, तो इन्होंने जनेऊ पहनना और मंदिर जाना शुरू किया है। राम में इनकी कभी आस्था रही नहीं। यूपी के अंदर जो बुलडोजर चले, वे समाज के दुश्मनों पर, आतियायों पर। खाटू श्याम जी की नगरी में अब राम नाम की सियासत होगी, इतना तो तय है। लेकिन 2023 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल है।
हालांकि इतना तय है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तलखी और बढ़ेगी। ये बीजेपी का जो घमंड है, ये 4 राज्य की जीत बीजेपी के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि बीजेपी अब घमंड में आ गई वापस। बीजेपी को ये लगने लगा है कि महंगाई और बेरोजगारी, कल बीजेपी के नेता मुझे बोल रहे थे महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है, और बीजेपी वाले अब काम नहीं करेंगे। मैं फिर वोटर से अपील कर रहा हूं, जब जब आप किसी को ज्यादा दोगे तो मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। वर्तमान में कानून का राज नहीं है, कानून की सारी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं। इसलिए जब भी हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से बाहुबलियों को हम पनपने नहीं देंगे, इतना हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है। उससे पहले पड़ोसी गुजरात और हिमाचल जैसे कई और अहम राज्यों में चुनाव हैं, जिसका असर भी राजस्थान की सियासत पर पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या यूपी के सियासी संदेश के इतर तीसरी पार्टी के वजूद वाला पंजाब का संदेश भी मरुधरा की सियासत में आकार लेगा? बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सत्यपाल मलिक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और वजह है महाराणा प्रताप पर दिया गया उनका बयान। दरअसल जोधपुर के मारवाड़ जाट महासभा को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि लोगों को राजस्थान में महाराणा प्रताप याद आते होंगे, लेकिन मुझे जाट नेता याद आते हैं। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा कि इतिहास में उन लोगों का नाम दर्ज है जो महज 1.5 घंटे की लड़ाई में ही हार गए थे। किसी को राणा प्रताप याद आता होगा, लेकिन मुझे तो रामदान जी, गंगाराम जी, नाथूराम जी ये याद आते हैं, जिन्होंने खून में रहे, गरीबी में रहे, परेशानी में रहे, लोगों की मदद की, उनके बच्चों को। इतिहास तो उनका लिखा जाता है जो 1.5 घंटे की लड़ाई में हार गए थे, लेकिन ये तो सारी जिंदगी लड़ते रहे। इनका इतिहास नहीं लिखा गया क्योंकि राज इनका नहीं था। अब आपका इतिहास लिखा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। लोग लिखेंगे, हमारी नई पीढ़ियां लिखेंगी और वो याद रखेंगी, और अगर याद नहीं रखेंगी तो मैं याद कराऊंगा। और अब बात सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी। इसमें 10वीं की परीक्षा 24 मई को खत्म होगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 15 जून तक चलेंगी। सीबीएसई परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करेगी और एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए छात्रों को 15 मिनट ज्यादा समय भी दिया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल गहलोत सरकार ने नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है, जिसके तहत राजस्थान वनपाल वन रक्षक भर्ती 2022 के लिए 2399 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। बता दें कि इसके फॉर्म 14 मार्च से 29 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। वहीं गहलोत सरकार ने पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इसकी परीक्षा 4 जून को होगी। ये परीक्षा 1136 पशुधन सहायक के पदों पर होगी। आप 19 मार्च से 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजसमंद से खबर है, माइंस में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। हिंदुस्तान जिंक दरीबा माइंस में मजदूर की मौत हुई है। अंडरग्राउंड माइंस में फंसने से बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत हो गई है। तो वहीं मुआवजे की मांग को लेकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। रेल मगरा के राजपुरा दरीबा माइंस की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजसमंद से, जहां पर माइंस में फंसने से मजदूर की मौत हो गई है। वहीं मौत को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। परिजन हंगामा कर रहे हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले में लोलाकपुर गांव की यादव बस्ती में आज शाम समय एक पैंथर घुस गया। खेतों से होते हुए पैंथर एक घर के छाया में आकर गली में बैठ गया। पैंथर को देखकर घर के लोगों के हाथ पैर फूल गए। गांव के लोगों ने पैंथर की सूचना वन विभाग को दी। वहीं अब वन विभाग की टीम भी घर की छत पर बैठकर उसकी निगरानी कर रही है। वहीं घर तक बस्ती में पैंथर आने से गांव के लोग भी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। गांव के लोगों के मुताबिक गांव में अक्सर पैंथर दिखाई देता है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम मिलेंगे कियान सावंत और नीला नाथ से। आइए देखते हैं। Specialized in 3 classical dance form, Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi. Learning all 3 dance form is a challenge, but it's also make me understand each dance form better. In Bharatanatyam, we concentrate the footwork and rhythm is so fast. In Mohiniyattam, expression. In Kuchipudi, we concentrate the flexibility, balancing and concentration. Out of 3, I love Mohiniyattam the most. When she came to me, she was already training in Bharatanatyam, which is very different from Mohiniyattam. And I was surprised that when she was doing Bharatanatyam, she had the ability to switch her style from one style to another with ease. It is very rare. Even to master on one dance form, it takes a lifetime or it takes so many years. My mom passed away when I was only 3. My family say she loved dancing and she wanted me to become a professional dancer. I want to fulfill her dream and make her proud. जब भी आप कियान के सामने कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके क्वेश्चंस रुकते ही नहीं है। कियान के पास जाना मतलब टीचर को 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। Solving complicated math problems is my favorite thing to do. Hi, my name is Kiyan Sawant. I am 10 years old. And maths is my superpower. I'm able to talk to numbers and that is how I can solve number patterns very easily. Kiyan was awarded by Child Prodigy as Little Master of Logics. He has also won a gold medal for AIMO, which is an Asian International Math Olympiad. His rank was country rank first. Maths is not like any subject. It is a logical subject. That's why I like it very much. Genius, young genius. इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। स्विट्जरलैंड का लुग्यानो बिटकॉइन, USDT और LVGA टोकन को अपना कानूनी टेंडर बनाने वाला पहला यूरोपीय शहर बना। इसकी घोषणा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहां लुग्यानो के मेयर माइकल फ्लोटी और CTO टेथर पोलो अर्डोइनो हिस्सा ले रहे थे। सिटी अथॉरिटीज ने कहा कि लुग्यानो में नागरिक और कंपनियां सभी गुड्स, सर्विसेज और टैक्सेस के भुगतान के लिए जल्द ही BTC, USDT और LVGA का इस्तेमाल कर पाएंगी।
लेन देन करते समय एक थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी की मदद से क्रिप्टो करेंसी ऑटोमेटिकली स्विस फ्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। लुगैनो मेयर माइकल फ्लोटी ने कहा कि टेथर के साथ पार्टनरशिप करके लुगैनो शहर अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। लुगैनो ब्लॉकचेन के पोटेंशियल को समझता है और ये साझेदारी बेहतर, ज्यादा खुले, ट्रांसपेरेंट और स्मार्ट शहर बनाने में मदद मिलेगी। इस घटना ने साफ कर दिया कि लुगैनो शहर यूरोपीय ब्लॉकचेन हब बनने की योजना बना रहा है। लुगैनो एल साल्वाडोर के नक्शे कदम पर चल रहा है और जल्द ही लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाला यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पहला शहर बन जाएगा। इंग्लिश सोशल क्लब मैनचेस्टर सिटी का क्रिप्टो पार्टनर बना OKX EPL टीम की वेबसाइट पर की गई घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX अब क्लब का ऑफिशियल क्रिप्टो पार्टनर है। सिटी फुटबॉल ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोयल डेवरीज ने कहा है कि मैनचेस्टर सिटी के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में OKX का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। हम दोनों ही इनोवेशन और जीतने की जिद जैसी सोच को शेयर करते हैं। उनकी डाइवर्स ऑडियंस को टारगेट करने का ब्रॉड और इंक्लूसिव अप्रोच हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम इस साझेदारी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। OKX सबसे लोकप्रिय ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है जो फिलहाल 180 से ज्यादा देशों में लगभग 20 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रही है। मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टनरशिप इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का खेल और मनोरंजन की दुनिया में पहला कदम होगा। वहीं क्लब ने इस साल की शुरुआत में ही मेटावर्स में स्टेडियम बनाने की घोषणा करके क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में प्रवेश कर लिया था। कॉइनबेस CEO ने कहा कि साधारण रूसी के लिए रूबल के पतन के बाद क्रिप्टो किसी जीवन रेखा से कम नहीं। कॉइनबेस CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ट्विटर के जरिए क्रिप्टो उपयोग और उनकी एक्सचेंज की नीति पर अपने विचार साझा किए। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉइनबेस अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से सभी रूसियों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हर कोई बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का हकदार है जब तक कानून कुछ और करने को ना कहे। कुछ सामान्य रूसी क्रिप्टो का उपयोग अब जीवन रेखा के रूप में कर रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी ध्वस्त हो रही है। उनमें से बहुत से लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि उनका देश क्या कर रहा है और प्रतिबंध से उन्हें भी नुकसान होगा। प्रतिबंधों के संबंध में कॉइनबेस के CEO ने जोर दिया कि प्रत्येक अमेरिकी कंपनी को प्रतिबंध कानूनों का पालन करना होगा। अगर अमेरिकी सरकार प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो हम निश्चित रूप से उन कानूनों का पालन करेंगे। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।